हाँ प्यारे बच्चों, हम अपने 5वें पाठ अपनी कमाई के लिखित प्रश्न कल कर रहे थे। हमने आपसे कल लिखित प्रश्नों के उत्तर डिस्कस किए थे। आज उसी क्रम में आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने कल लिखित प्रश्नों को किए थे, आपको याद होगा। ये आपको नोटबुक में करना है, एक बार उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं और जो बचा है उसको भी पूरा कर लेंगे। तो पहला है, माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी। लिखित प्रश्न में पहला था, माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी। तो हमने क्या देखा था कि पुत्र को रोता हुआ देखकर माँ को दया आ गई थी, इसीलिए माँ की ममता जागी और उन्होंने अपने पुत्र की मदद करने के लिए उसे अशर्फी दी। तो हम इसे लिखेंगे, माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी। बेटे को रोता देखकर माँ की ममता जाग गई तथा माँ ने बेटे को अशर्फी दी। हमारा अगला प्रश्न है ख प्रश्न, लड़का काम ढूंढने क्यों निकला। हम जानते थे कि लड़के ने काफ़ी प्रयास किया कि उसे कहीं से कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन वे नहीं मिले। तो जब उसको पैसे नहीं मिले तब वह काम ढूंढने निकल गया, क्योंकि काम करने पे ही पैसे मिलते और कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो इसका उत्तर है, लड़का काम ढूंढने क्यों निकला। लड़का काम ढूंढने निकला क्योंकि माँ और बहन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। लड़का काम ढूंढने निकला क्योंकि माँ और बहन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। ग प्रश्न पे चलते हैं। चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए होंगे। तो हमने देखा था कि जब पिताजी ने चवन्नी फेंकने के लिए कहा था, लड़के की आंख में आंसू आ गए थे। तो कारण यही था कि उसे अब अपनी कमाई का महत्व पता चल गया था, पैसे का महत्व पता चल गया था, और वह नहीं चाहता था कि परिश्रम की कमाई को ऐसे ही कुएं में फेंक दिया जाए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए होंगे। उत्तर है, चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू आ गए होंगे क्योंकि उसे अपनी परिश्रम की कमाई का महत्व समझ आ गया था और वह अपनी कमाई व्यर्थ नहीं कर सकता था। चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए होंगे। उत्तर, चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू आ गए होंगे क्योंकि उसे अपनी परिश्रम की कमाई का महत्व समझ आ गया था और वह अपनी कमाई व्यर्थ नहीं कर सकता था। अगला प्रश्न है हमारा घ, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। पिता क्या समझ गया होगा। पिता क्या समझ गया होगा। तो हमने देखा था बच्चों कि जब लड़के को अशर्फी या 1 रुपया
या कुएं में फेंकने के लिए कहा जाता था तो तुरंत अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था, जिससे वह बूढ़े व्यापारी को पता चल जाता था कि अशरफी और 1 रुपया वो उसकी कमाई नहीं। कैसे पता चल जाता था? अपने अनुभव से ही पता चल जाता था। उसे पता था जो व्यक्ति परिश्रम करके धन कमाता है या किसी की परिश्रम की कमाई होती है तो उसे इतनी आसानी से व्यर्थ नहीं कर सकता, फेंक नहीं सकता। अगर फेंक रहा है तो इसका अर्थ है कि यह उसकी कमाई नहीं है। कैसे पता चला उसे? अपने अनुभव से। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर लिखते हैं। पहले प्रश्न पढ़ता हूँ मैं। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। पिता क्या समझ गया होगा? अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। पिता समझ जाता था कि उसके पुत्र का दिया धन उसकी अपनी कमाई नहीं है, वह अपनी माँ और बहन से मांग कर धन ला रहा है, क्योंकि उसका पुत्र तुरंत उसकी आज्ञा पर धन कुएं में फेंक देता था। तो ये था हमारे लिखित प्रश्न। एक मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको ये बताना है कि कहानी का शीर्षक और क्या हो सकता है। हमारी पुस्तक में तो लिखा है अपनी कमाई, इसके अलावा भी शीर्षक बन सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं वो मैंने सोच के आने के लिए आपको कहा था। आज हम उसको ही डिस्कस करते हैं। इस कहानी का कोई और शीर्षक सुझाओ। यह शीर्षक तुमने क्यों रखा? तो कोई और सुझाना है, कोई और शीर्षक बताना है, और केवल बताना ही नहीं है बच्चों, उसके साथ उसका कारण भी आपको बताना है कि आपने वही शीर्षक क्यों रखा। उसका कारण भी आपको 1-2 पंक्ति में लिखना होगा। तो मैंने बताया तो बहुत से थे शीर्षक, जैसे कि परिश्रम का महत्व, उसके बाद बुद्धिमान व्यापारी, ये हो सकता है। तो हम लोग ये आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही कि इसी प्रश्न के लिए नहीं, किसी भी प्रश्न पे लागू होता है। आपकी वर्तनी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए। बहुत लंबे वाक्य नहीं बनाने चाहिए आपको, सरल होने चाहिए, छोटे वाक्य होने चाहिए। और जो मैंने बताया है आंसर वो टू दी पॉइंट होना चाहिए। जितना पूछा जाए उतना ही हमें जवाब देना चाहिए। तो ये उत्तर लिखने के 1-2 गुण होते हैं, इसको आप सीख जाना। जैसे अगर मेरे को बोला जाए कि अगर आप ही बताइए इसका शीर्षक क्या है, तो मैं इसका शीर्षक बुद्धिमान व्यापारी रख सकता हूँ। क्यों बुद्धिमान व्यापारी इस कहानी का शीर्षक हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि हमने देखा पूरे पाठ में व्यापारी अपने पुत्र को एक सबक सिखाना चाहता था। उसको चिंता भी थी कि अगर मेरा पुत्र, अपने पुत्र को पिता से अच्छा कौन जान सकता है। वह जानता था कि मेरा पुत्र तो एकदम आलसी है, आराम तलब है, इसने कभी मेहनत तो किया ही नहीं है, और उसकी कभी इच्छा नहीं होती थी कि कभी मेहनत करके या पिता की मदद करके देखे। तो उसे बड़ी चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद अगर मेरा लड़का अभी नहीं सीख पाया व्यापार,
तो फिर कब सीखेगा। खुद भी वो बूढ़ा हो गया था, पाठ में भी लिखा है कि वह बूढ़ा हो गया था। वो चाहता था कि अब उसका पुत्र उसका व्यापार संभाल ले और वो चैन से आराम करे। बुढ़ापे में हर कोई यही चाहता है कि उसका पुत्र अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तथा वो कुछ आराम कर सके। लेकिन उसे किस बात की चिंता थी कि अगर उसका पुत्र नहीं संभल पाया तो वो कैसे अपने जीवन में कैसे सफल हो पाएगा। तो इसीलिए उसने सबक सिखाने की सोची। उसने कहा, जाओ पुत्र, जाओ बेटा, कुछ कमा के लाओ। तो उसने यह नहीं बोला कि आपको बहुत कमाना है, कुछ कमाने के लिए कहा था, ताकि उसे अपनी कमाई का महत्व पता चल सके। ठीक है, तो इसीलिए बुद्धिमान व्यापारी, मेरे ख्याल से ये अच्छा शीर्षक हो सकता है। क्यों हो सकता है बच्चों? उसके साथ हमारा है कि एक तो हमने शीर्षक दे दिया, और दूसरा इसका क्या है, इसका दूसरा भाग है, यह शीर्षक तुमने क्यों रखा, यह शीर्षक क्यों रखा, इस शीर्षक को रखने का क्या कारण था। क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो व्यापारी था वो काफ़ी बुद्धिमान था। जब जब उसका पुत्र उसको धोखा देने की कोशिश करता था, कभी माँ से कभी बहन से कुछ धन लेके आ जाता था और कहता था ये मैंने कमाया है, मेरी कमाई है, व्यापारी को तुरंत पता चल जाता था। कैसे पता चलता था? क्या वो पूछने जाता था माँ के पास, अरे अपनी पत्नी के पास जाता था या अपनी पुत्री के पास जाता था? नहीं, वो जब धन फेंकने के लिए कहता था, जाओ पुत्र, जो कमा के लाए हो उसे कुएं में फेंक दो, पुत्र तुरंत उसे फेंक देता था। पुस्तक में लिखा भी है कि तत्परता से फेंक देता था। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये था कि ये उसकी अपनी कमाई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी परिश्रम की कमाई को इतनी आसानी से व्यर्थ नहीं कर सकता, फेंक नहीं सकता, खासकर कुएं में नहीं फेंक सकता जो किसी के काम ना आए, और व्यापारी तुरंत समझ जाता था कि ये मेरा पुत्र मुझे झूठ बोल रहा था, ये उसकी कमाई नहीं थी, तो उसे बुद्धिमानी अनुभव से ही अपने ज्ञान हो गया था। तो इसीलिए हमने यह शीर्षक रखा है कि बुद्धिमान व्यापारी। यह शीर्षक हमने इसीलिए चुना क्योंकि व्यापारी की बुद्धिमानी से, व्यापारी की बुद्धिमानी से ही उसका पुत्र उसकी बुद्धिमानी से ही उसका पुत्र अपनी कमाई का महत्व जान पाया है। अपनी कमाई का जो महत्व है वह जान पाया था। उसने सोचा था, व्यापारी ने इसीलिए उसे ये सबक दिया था कि जब अगर उसके अपनी कमाई का महत्व ना पता चलेगा तो कभी भी उसका व्यापार ढंग से नहीं चला पाएगा। ठीक है, तो सब कुछ का अगर कहा जाए तो व्यापारी की बुद्धिमानी से ही उसका पुत्र सही रास्ते पर आ गया, और अंत में हमने देखा कि उसने खुशी खुशी अपना कारोबार अगले ही दिन अपने पुत्र को सौंप दिया, क्योंकि अब उसे पूरा भरोसा था कि अब उसका पुत्र उसका व्यापार अच्छी तरह से संभाल लेगा
तो इसीलिए हमने इसका शीर्षक रखा था बुद्धिमान व्यापारी। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लिखित प्रश्न उत्तर। इसे आपको नोटबुक में लिखना है और लिखने के बाद आप इसको क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे। और इससे पहले आपने सुलेख लेखन लिखा है और मैंने एक अशरफी का चित्र भी बनवाया था आपसे, उसको रंग करना है। शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ में एक मुहावरा भी था, मैंने आपको बताया था, दिल न पसीजा, एक मुहावरा था, इसको अलग करके लिखेंगे। इसका अर्थ होता है दया न आई। तो ये सारा चीज़ लिखने के बाद फ़ोटो क्लिक करना है और मेरे ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ वाले जो है, इसको करते हैं। तो इसे आगे चलने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो कहानी का शीर्षक है ये आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं और कारण दे सकते हैं। कभी भी मेरा बताया वाला ही सही होगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। आपको अपने शब्दों से भी उत्तर लिखना है। और ख़ासकर ये वाला जो प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न है, जो ये आपको स्वयं करना है। इस कहानी का कोई शीर्षक सुझाओ, यह शीर्षक तुमने क्यों रखा। तो शीर्षक आप एक पहले बताएंगे और उसके बाद शीर्षक चुनने का कारण भी बताएंगे। तो दो चीज़ है, पहले आपको एक अपना शीर्षक चुनना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूं कि परिश्रम का महत्व लिख दो, बुद्धिमान व्यापारी रख दो, ठीक है, या अनुभवी पिता, ये सब नहीं लिखना है। अपने हिसाब से जो आपको पसंद आए आप उसका शीर्षक लिखेंगे और क्यों आपने वो शीर्षक रखा है उसके बारे में 2 या 3 लाइन में बताना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। सही उत्तर के आगे टिक लगाओ। क, चिंता में डूबा बेटा सीधा किसके पास गया। हमने देखा इस पाठ में जब पिताजी ने उसको बुलाया सवेरे, एक दिन प्रातःकाल उसको बुला लिया सुबह सुबह, कहा कि बेटा आज आपको धन कमा कर लाना है, कुछ धन कमा कर के लाओ वरना रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो ये सुनते ही पुत्र तो आलसी था, उसे तुरंत चिंता होने लगी कि अरे बाप रे, अब तो मुझे कहीं से धन कमाना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या किया, चिंतित क्यों था, क्योंकि उसके पिताजी जो कहते थे वो करते थे। वो जान गया कि अगर वह कुछ कमा के नहीं लाया तो उसे रात को खाना नहीं मिलेगा। तो कहाँ गया, चिंता में डूबा, किसके पास गया था सबसे पहले आपको पता है, सीधा किसके पास गया था, माँ के पास गया था। सही उत्तर क्या है इसका, माँ, क्योंकि उसे पता था कि मेरे माँ मुझे रोते हुए या दुखी या चिंतित नहीं देख सकती। तो सीधा अपने माँ के पास गया। बहन के पास तो वो दूसरी बार गया था जब माँ ने मना कर दिया था। और तीसरा सेठ जी के पास तो सबसे आखिरी में गया था जबकि वो बाजार में गया था, तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर है चिंता में डूबा बेटा सीधा अपने माँ के पास गया था। सही उत्तर है माँ। अगला है दूसरा प्रश्न है, बहन ने भाई को रुपया किसमें से निकाल कर दिया। हाँ, तो हमने देखा जब माँ ने मना कर दिया था तो व्यापारी का पुत्र सीधा बहन के पास गया, तो पर्स नहीं है उत्तर सही। संदूक से तो माँ ने निकाल के दिया था, आपको याद होगा कहानी में। पर्स भी गलत आंसर है, उत्तर है संदूक भी गलत है। श्रृंगारदान, हाँ ये सही उत्तर है श्रृंगारदान। हम जानते हैं श्रृंगारदान क्या होता है। श्रृंगारदान वह छोटा सा बक्सा या संदूक होता है जिसमें लड़कियां या औरतें
महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान रखती हैं, तो व्यापारी की जो बेटी थी उसने भी, बहन जो थी उसने भी अपने जो पैसे थे श्रृंगार दान में रखे थे, उसने श्रृंगार दान से ही पैसे निकाले थे। तो सही उत्तर है इसका श्रृंगार दान। अब हम अपने अगले ग भाग पे चलते हैं। सामान उठाने के लिए सेठ ने क्या मेहनताना दिया। मेहनताना एक नया शब्द है बच्चों। मेहनताना, मेहनताना होता है मेहनत के लिए पैसा देना या मजदूरी, हम ये भी कह सकते हैं। आम भाषा में हम लोग कहते हैं मेहनताना का अर्थ होता है किसी मेहनत के काम के बदले दिया जाने वाला धन, या फिर मजदूरी हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं। उसके पुत्र को मजदूरी मिली थी। उसने क्या काम किया था आप तो जानते ही। उसने सेठ जी के भारी सामान को सेठ जी के घर पहुंचाया था, अपने सर पे लेके, हाथ पे उठा के लेके गया था। तो सामान उठाने के लिए सेठ जी ने क्या मेहनताना दिया था। पहला है रुपया, हमने देखा रुपया नहीं दिया था। चवन्नी, अठन्नी। अठन्नी क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बताया था। अठन्नी मतलब 8 आने, चवन्नी मतलब 4 आने। रुपया, 1 रुपये में 16 आने होते हैं। फिर से एक बार मैं इसको बता देता हूँ। 1 रुपये को, 1 रुपये में 16 आने होते हैं। तो 1 रुपया नहीं दिया था बच्चों। हम जानते हैं उसको 4 आने दिए थे। 4 आने को आम भाषा में चवन्नी कहा जाता है। 1 रुपये में 16 आने हुए तो 1 रुपये का चौथाई भाग 4 आने कहलाता है। अठन्नी मतलब 8 आने को बोलते हैं। 1 रुपये के आधे को बोलते हैं। जब 8 आने होते हैं तो उसको अठन्नी बोला जाता है। तो 8 आना अर्थात अठन्नी, 4 आना अर्थात चवन्नी, और 1 रुपये में 16 आने होते हैं। 1 रुपये में कितने आने होते हैं बच्चों, 16 आने होते हैं। तो हमने देखा उस बच्चे, उस सेठ व्यापारी के पुत्र को सेठ ने चवन्नी दी थी, 4 आने, और वह तैयार हो गया था भारी सामान उठाने के लिए मात्र 4 आने पे। क्यों? क्योंकि अंधेरा होने वाला था, शायद लड़के को और कोई काम भी नहीं मिलता, तो वो खाली हाथ घर जाता तो शायद उसको रात का खाना भी न मिलता। तो इसने जैसे ही सेठ ने उसको 4 आने के लिए कहा, वह मान गया, और सेठ जी ने भी सामान उठाने के बदले उसको मेहनताना चवन्नी दे दी। तो इसका सही उत्तर है चवन्नी। तो हम लोग एक बार टिक कर लेते हैं बच्चों सही पे। इन तीनों को टिक भी करते जाते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग इसको करते हैं, इसको टिक लगाते हैं। पहला है सही उत्तर के आगे के सामने टिक लगाओ। चिंता में डूबा बेटा सीधा किसके पास गया। हम जानते हैं चिंता में डूबा बेटा माँ के पास गया, हमने टिक लगाया। उसके बाद बहन ने भाई को रुपया किसमें से निकाल कर दिया। हमें पता है कि श्रृंगार दान से निकाल के दिया था। उसके बाद है सामान उठाने के लिए सेठ ने क्या मेहनताना दिया। हम जानते हैं उन्होंने व्यापारी के पुत्र को 1 चवन्नी दी थी। तो ये हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ।
चिंता में डूबा बेटा सीधा किसके पास गया? माँ के पास गया। बहन ने भाई को रुपया किसमें से निकाल कर दिया? उत्तर है श्रृंगार दान। ग है सामान उठाने के लिए सेठ ने क्या मेहनताना दिया? मेहनताना का अर्थ होता है मजदूरी। तो सेठ के पुत्र को चवन्नी दी थी मजदूरी में, मेहनताना में चवन्नी रूप दी थी। तो बच्चों ये था हमारा। आगे चलते हैं भाषा से। तो ये व्याकरण वाला प्रश्न होते हैं। हम जानते हैं कि ये व्याकरण वाले प्रश्न होते हैं। ज़रा इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला, पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो, ये है भाषा से। अनुभव, पहला शब्द है अनुभव। अनुभव से शब्द बना है अनुभवी। अनुभव से क्या शब्द बना है? अनुभवी। और दूसरा है आलस से शब्द बना है आलसी। आलस से क्या शब्द बना है? आलसी। तीसरा है परिश्रम। परिश्रम से क्या शब्द बना है? परिश्रमी। परिश्रम से कौन सा शब्द बना है? परिश्रमी। उसके बाद हिम्मत। हिम्मत से बना है हिम्मती। हिम्मत से क्या शब्द बना है? हिम्मती। तो हम देख रहे हैं। अगला है लालच। लालच से क्या शब्द बना है? लालची। लालच से कौन सा शब्द बना है बच्चों? लालची। उसी तरह धन से बना है धनी। धन से बना है धनी। समुद्र से बना है समुद्री। पहाड़ से बना है पहाड़ी। किताब से बना है किताबी। और मैदान से बना है मैदानी। तो ये ध्यान से देखो, ये बच्चों ये है भाववाचक संज्ञा। हिम्मत, लालच, परिश्रम। और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में जैसे पहाड़ हो गया, किताब हो गया, मैदान हो गया, धन हो गया, समुद्र हो गए। जाति, पूरी जाति का बोध होता है। भाव से क्या होते हैं? इमोशंस के लिए होते हैं, मन में उमड़ने वाले भाव जो होते हैं, जैसे अनुभव, आलस, हिम्मत, परिश्रम, लालच, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। इसमें ई प्रत्यय। अब ये प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्दांश होते हैं। प्रत्यय वो शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका वचन और अर्थ बदल देते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनो बच्चों। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश। शब्दांश का क्या अर्थ होता है? शब्दांश का क्या अर्थ होता है? शब्द का अंश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका वचन या अर्थ बदल देते हैं, वो शब्दांश कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने ध्यान से देखा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अगर ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या होता है? विशेषण बन जाते हैं, वे विशेषण बन जाते हैं। हमने जो पढ़ा, क्या सीखा? हमने सीखा कि ये तो भाववाचक संज्ञा दिए थे और जातिवाचक संज्ञा दिए थे। पहला वाला अनुभव, आलस, परिश्रम, हिम्मत, लालच, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और धन, समुद्र, पहाड़, किताब, मैदान, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसमें ई प्रत्यय लगा दिया तो ये विशेषण बन गए।
पहले हम तो ये इसको ज़रा समझना, शेष हम कल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको भी कल हम समझाएंगे प्रत्यय क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।